रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिदद कुल्लि ज़रातिन मिअत अल्फ अल्फ मर्रतिन मुबारक वसल्लम या कवियो या कवियो या कवियो। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जवाब दें। सबसे पहले सुभान बिन सालिक से पूछता हूँ। जी सुभान बिन सालिक, आप मुझे बताएं बेटा कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा। सुभान बिन सालिक, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी सुभान बिन सालिक बेटा, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा अब आगे मैं पूछता हूं। सॉरी सर, अदर नहीं था सर, आवाज कट रही थी सर। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन है जो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की। तो इसको आप इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? हाउ विल यू से इट इन इंग्लिश? It is a periodic motion in which acceleration is inversely proportional to displacement, to the negative of इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली। It is a type of periodic vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement. It is periodic vibratory motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement. ठीक है कि नहीं? अच्छा अब आप मुझे ये बात बताएं कि मैं जिससे पूछूं वो मुझे बताए कि सैयद नोमान, आप मुझे बताएं बेटा, व्हाट इज मेंट बाय डैम्पिंग। सैयद नोमान, आप मुझे बताएं व्हाट इज मेंट बाय डैम्पिंग। बेटा सैयद नोमान, आप मुझे बताएं व्हाट इज मेंट बाय डैम्पिंग। सर पता नहीं। कल आप क्लास में थे कि नहीं थे? नोमान, आप कल क्लास में थे बेटा कि नहीं थे? सर इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है। क्या कह रहे हैं नुमान, आप क्या कह रहे हैं बेटा? सर कल इंटरनेट का प्रॉब्लम था तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई। मैं सिंपल सी बात आपको बता देता हूं। देखो, जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है, जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है तो फ्रिक्शनल फोर्सेस अगर मौजूद होंगे तो फिर क्या होगा यार? अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद होंगे तो हर दफा वो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं करता चला जाएगा यार। अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद होंगे तो फाद नुमान उसका क्या होगा बेटा? वो वाइब्रेट करते 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 आस्ता आस्ता रुक नहीं जाएगी बेटा यार। इसको कहते हैं डैम्पिंग। इसको कहते हैं बेटा डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या होती है? डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी when because of the frictional forces. अच्छा अली रजा द ग्रेट आया है। अली रजा, अली रजा, अली रजा, ये मुझे बताओ नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अली रजा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? अभी गूगल ना करना अली रजा, डायरेक्ट जवाब दो। हाँ, व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी? सैफ अली साजिद, सैफ, यस सर। द ग्रेट सैफ अली साजिद,
मुझे बताओ नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सर ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जो एक्सटर्नल फोर्सेस लगे बगैर हो रही होती है। मतलब जिस पे बॉडी वैसे खुद बहुत वाइब्रेट करे। ये सर कोई और एक्सटर्नल फोर्सेस ना लगी हैं और ये खुद ही ऐसे वाइब्रेट कर रही हो। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या नेचुरल फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है? नहीं सर। नहीं करती, शाबाश, ठीक है। ठीक है, आपने दोनों जवाब, मैंने ये नोट कर लिया है। बेटा मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक पेपर है जिसमें मैं लिख रहा हूं कि मैंने इस बच्चे को पुकारा, इसने जवाब ही नहीं दिया, और फलां बच्चे से मैंने फलां क्वेश्चन, सैफ अली साजिद के सामने मैंने लिख दिया है कि मैंने इससे नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के सवाल किए और 2 टिक डाल दिए हैं। इसका मतलब उसने दोनों क्वेश्चंस के जवाब दुरुस्त दिए हैं। ठीक है कि नहीं है? अब इसी तरह से राजा सलमान द ग्रेट, राजा सलमान अजीम, बेटा एसएचएम के बारे में मैंने क्या कहा था कि एसएचएम हमारे आगे पीछे क्या बहुत मतलब रेयर अकरेंस है, या क्या कैसी अकरेंस है एसएचएम? एसएचएम के बारे में मैंने एक कमेंट दिया था जो मैंने ड्यूरिंग द चैप्टर 2-3 दफा रिपीट किया था कि एसएचएम कौन परफॉर्म करता है। क्या सिंपल पेंडुलम और मास अटैच टू द स्प्रिंग ही एसएचएम करते हैं, या कोई और भी एसएचएम करता है? यार सिंपल हार्मोनिक मोशन, कौन कौन सी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हैं बेटा? बेटा मैंने इस हवाले से कोई क्वेश्चन किया था राजा? बेटा मैंने ये बात बताई थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे आगे पीछे हर जगह हो रही है। मैंने कहा था आपको कि एक सिंपल जो टॉल बिल्डिंग है ऐसे, वो भी हल्की हल्की वाइब्रेट करती है। आपको वो रुकी हुई नजर आ रही होती है लेकिन वो हल्की हल्की वाइब्रेट कर रही होती है। दरख्तों की टहनियां आस्ता आस्ता वाइब्रेट कर रही होती हैं, पत्ते वाइब्रेट कर रहे हैं, एटम्स क्रिस्टल लेटस में एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डेड बॉन्ड्स के बीच में जो वाइब्रेशन हो रही है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। मैंने आपको कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके घर में हर जगह हो रही है। इवन जो छत पे लगा हुआ शैंडलर है जो आपको लगा हुआ है कि रुका हुआ है, लेकिन वो भी हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा होता है। सो दैट मीन्स इवन आपके घर में जो पंखा लटका हुआ है जिस जो आपके ख्याल में बिल्कुल रुका हुआ है, उसमें भी बहुत माइनर सी वाइब्रेशन हर वक्त मौजूद होती है। पता चला कि आपके आगे पीछे दाएं बाएं हर वक्त बेटा वाइब्रेशंस हो रही हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एवरीवेयर अराउंड यू। और हर बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो वो अगर इस तरह वाइब्रेट करके एक ऑसिलेशन के लिए 2 सेकंड लेती है, तो चाहे वो छोटे एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करे चाहे वो बड़े एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करे, उसका टाइम पीरियड फिक्स रहता है। और जब उसका टाइम पीरियड फिक्स रहता है तो उस टाइम पीरियड से कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी फिक्स रहती है, तो वो ही उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या बनी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी एट विच ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स व्हेन फ्री टू डू सो। क्या जी ये डेफिनेशन क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? एट विच ऑब्जेक्ट और सिस्टम वाइब्रेट्स व्हेन फ्री टू डू सो। यानी आप किसी भी सिस्टम को छेड़ दें, आप व्हाइट बोर्ड पर एक मुक्का मार देना तो आपके ख्याल में तो उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन व्हाइट बोर्ड के अंदर वो वाइब्रेशन काफी देर तक होती रहेगी उस मुक्के की वजह से। और वो वाइब्रेशन में भले वो बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करे, छोटे से उसका टाइम पीरियड फिक्स रहता है। तो ये चीज जो है इसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब अगली बात जो मैंने आपसे पूछनी थी वो थी कि जनाब एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जब बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है तो उसको एनर्जी कैसे देते हैं? देखें, अब आप ये चीज देखें कि अगर आप झूला बच्चे को झुलाते हैं, आपने देखा होगा एक बच्चा जो है वो झूला झूल रहा हो, मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा है वो किसी गार्डन में गया है, आपको पता है ये 2 रस्सियां आ गई यूं नीचे, ये ऊपर से झूला लटका हुआ है, यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है जिसपे बच्चा खड़ा हो जाता है। ये बच्चे की 2 टांगे, ये उसके हाथ हैं यूं और ये उसका सर है। और हम अगर इसको साइड से देखें ऐसे करके, तो देखें साइड से दिखा रहा हूँ आपको, ये झूला बना हुआ है और इसको उसके पेरेंट्स जो है उसको पीछे से पुश करते हैं तो वो झूला वाइब्रेट करता है। अब जो बाप पुश कर रहा होता है, ऐसे ऐसे कर रहा होता है, यूं यूं पुश कर रहा होता है,
तो जो फादर होता है वो एक फोर्स लगा रहा होता है, और वो फोर्स भी पीरियोडिक फोर्स होता है। वो फोर्स भी क्या होता है? एक पीरियोडिक इंपल्सिव फोर्स होता है। उस फोर्स की भी, और वो फोर्स जो बाप है वो ड्राइवर कहलाएगा, और जो झूले में बच्चा वाइब्रेट कर रहा है वो ड्रिवन कहलाएगा। और आपको पता है कि बाप जिस फ्रीक्वेंसी से फोर्स लगा रहा है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइवर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइवर। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, तो अब आप देखते हैं कि एनर्जी वाइब्रेटिंग बॉडी को किस तरह दी जाती है? इंपल्सिव मैनर में दी जाती है। ठीक है कि नहीं? बात समझ में हम कुछ आती है, ये बात सही है। अब आप लोग ये चीज देखो कि आज हम एक चीज पढ़ने वाले हैं, और वो जरा आपने गौर से नोट करनी कि वो क्या चीज है। ठीक है कि नहीं? अब उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मगर मैं आपको पहले एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो आपने गौर से देखनी है। ये सिंपल पेंडुलम हो गया। देखिए आपके सामने मैं एक वीडियो दिखाता हूं, नहीं एक और वीडियो, ये वाली वीडियो। ये वीडियो आपके सामने आने वाली है एक। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, आप पहले ये वीडियो देखें। जी, ये आपको वीडियो नजर आ रही है कि नहीं? जी बेटा, ये आपके सामने एक वीडियो चल रही है। अगर आप नोट करें तो मैं इसको दोबारा चलाता हूं। क्या ये सिंपल पेंडुलम टाइप नहीं है? बेटा ये मैं पीछे से इसको वर्क करता हूं, और भी पीछे से, और भी पीछे से, यहां से। एक मिनट है, इसको जरा रोकते हैं। लगे बंदे रुक। अच्छा ये देखिए, ये यार इसमें 4 पेंडुलम क्या है? 4 पेंडुलम्स हैं। 2 ग्रीन बॉटल्स हैं और 2 ऑरेंज बॉटल्स हैं। और आप नोट करें कि जो ग्रीन बॉटल्स हैं उनकी लेंथ सेम है, उनके पेंडुलम की लेंथ बेटा क्या है? सेम है। और वो जो ऑरेंज बॉटल्स वाला पेंडुलम बना हुआ है उसकी लेंथ जो है वो दोनों की, उनकी आपस में लेंथ सेम। मतलब देखें, इसकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपको पता है सेम है। इस पेंडुलम का और इस पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम है। इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी और इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी सेम है। और इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। यानी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। और नोट करें, जब आप इस पेंडुलम को हिलाते हैं, इसके हिलने से स्मॉल पीरियोडिक इंपल्सिव फोर्सेस इधर जाती हैं। ये देख रहे हैं जहां कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है ना? यानी इसकी वाइब्रेशन से स्मॉल इंपल्सिव फोर्सेस इसको भी मिलती हैं, इसको भी मिलती हैं, और इसको भी मिलती हैं। मगर आप देखेंगे कि ये इससे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये दो इससे एनर्जी नहीं लेंगे। आए देखिए आपके सामने, ये मैं चलाने लगा। देखिए अब इस बंदे ने इस ग्रीन पेंडुलम को हिला दिया। इसके हिलाने से क्या हुआ? इसके हिलाने से ये हुआ कि इधर से एक फोर्स ट्रांसफर हुआ, जो इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था। मगर आप देखें, इसने वो पिक कर लिया। इस पेंडुलम ने इससे एनर्जी एब्जॉर्ब की और वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, जबकि इन दोनों ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की। जब ये वाइब्रेट कर रहा था तो इससे एनर्जी ट्रेवल करके इस तरह और इस तरह और इस तरफ को नीचे जा रही थी। मगर इन दोनों ने उसकी एनर्जी पिक नहीं की, मगर इसने पिक की। यानी इसको आपने वाइब्रेट किया तो इसमें एनर्जी चली गई। हाँ? और आप देखें इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा जब जो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो रही है। और ये क्यों होता है बेटा? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। क्या करती है? मैच करती है। और ये आपस में एक दूसरे को एनर्जी देते रहते हैं। अब आगे देखें जरा। अब ये इस ऑरेंज को हिलाएगा। ऑरेंज को जो उसने हिलाया और वो चला गया, आप देखें कि इस ऑरेंज के वाइब्रेट करने से एक एनर्जी इधर ट्रांसफर हुई, और कुछ एनर्जी इधर ट्रांसफर हुई, और कुछ एनर्जी इधर ट्रांसफर हुई। मगर इसकी एनर्जी इसने पिक की। इन दोनों ने कोई इतनी खास लिफ्ट नहीं कराई इसको। पता चला कि जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है, जब ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी ड्रिवन की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, तो ड्रिवन उससे एनर्जी लेता है। पता चला कि एनर्जी देना है आपने किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को, तो कोशिश करें उसको उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर इंपल्सिव फोर्सेस लगाएं। क्या लगाएं जी? उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर उसको इंपल्सिव फोर्सेस लगाएं, तो तब जाकर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। बेटा इसको कहते हैं रेजोनेंस। इसको क्या कहते हैं बेटा? रेजोनेंस। अब आगे देखें,
वो जो बच्चे को झूला झूलते हैं, उसकी अम्मी बच्चे को जब झूला झूल रही होती है, फर्ज करें ये एक बच्चा है, उसकी अम्मी या अब्बू उसको झूला झुला रहे हैं, अब वो यूं फर्ज करें यूं आकर यूं वापस आने में फर्ज करें वो टाइम लेता है 2.5 सेकेंड्स। तो अब्बू का हाथ यहां पर एग्जैक्टली एक दफा धक्का देना चाहिए, फिर दोबारा 2.5 सेकेंड्स के बाद धक्का देना चाहिए, फिर दोबारा 2.5 सेकेंड्स के बाद धक्का देना चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी इस तरह मैच करेगी तो अब्बू के हाथों से एनर्जी इस स्विंग में ट्रांसफर होगी और इस स्विंग का एम्पलीट्यूड बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है। इसे मैं इसकी फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी अगर दूंगा तो ये बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगी। लेकिन अगर फर्ज करें मैंने इसको यूं मारा, ये इधर चलेगी, फिर जब ये वापस आ रही थी तो मेरे हाथ यूं होके यूं हो चुके थे, इसने यूं मारा। यानी देखें, इस हाथ को ड्राइवर ले लें, इसको ड्रिवन ले लें, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये उसको साथ, मतलब अगर तो उसको, बल्कि चलें इसको हम ड्रिवन ले लेते हैं, इसको ड्राइवर ले लेते हैं। अगर तो ये वाइब्रेट कर रहा है, उसको उसी की फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी देगा तो रेजोनेंस चक्कर होगी। अगर वो उसको उसी की फ्रीक्वेंसी पर इंप्रेसिंग फोर्स लगाएगा तो रेजोनेंस चक्कर होगी और इसका एम्पलीट्यूड बिल्डअप होगा। लेकिन अगर फर्ज करें फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती तो क्या होगा? अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती तो क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। ये इसने इसे एनर्जी दी, यानी यूं एनर्जी दी और यूं एनर्जी दी, फिर ये थोड़ा आगे आ गया तो उसने इसको मार दिया। यानी ये देखिए, ये यानी कहने का मतलब है इसने इसको एनर्जी दी, लेकिन फिर उसके बाद ये थोड़ा मिसमैच हुआ, ये इस पोजीशन में था तो उसने जाके उसे हिट कर दिया। यानी यूं 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 यूं, यानी जब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती तो क्या होता है? फर्ज करें कि ये एक स्विंग है, इसको इस लड़के के अब्बू उसको झूला दे रहे हैं, मगर साथ साथ अपने किसी दोस्त से बातें भी कर रहे हैं और मुंह उनका कहीं और है। उन्होंने इस बच्चे को धक्का दिया, ये बच्चा यूं चला गया, जब वापस आ रहा था तो उसके अब्बू के हाथ पहले ही बाहर निकले हुए थे और वो मुंह किसी और तरफ था उनका, तो उनकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रही थी, तो झूला जोर से उन्हें आके लगा और वो नीचे पीछे गिर गए। तो इसका मतलब है एक ऑसिलेशन में उन्होंने एनर्जी दी, अगली ऑसिलेशन में उन्होंने एनर्जी वापस ले ली। तो पता चला कि जब आप किसी बॉडी को जो वाइब्रेट कर रही होती है उसको एनर्जी देनी हो तो उसी की फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी दी जाती है। यानी वो वाइब्रेट कर रहा है तो आप उसको उसी की फ्रीक्वेंसी पर आप मारते जाएं तो उसका एम्पलीट्यूड बिल्डअप होता है। इसे कहते हैं रेजोनेंस। फ्रीक्वेंसी मैच ना करती हो तो रेजोनेंस नहीं होती और फिर एनर्जी पिकअप नहीं होती और बॉडी वाइब्रेट विद द लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड नहीं करती। अब आए जनाब, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपने पढ़ ली थी, एट विच द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स व्हेन फ्री टू डू सो। फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एट विच द ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। आपको पता है, आप एक पेंडुलम है वो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन अगर आप उसको उसके बॉब को हाथ से पकड़ के खुद हिलाना शुरू कर दें तो वो आपने उसको जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कराना है अब वो उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। अब आगे देखें, ये देखें रेजोनेंस की क्या डेफिनेशन बनी। रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या बनी जनाब? रेजोनेंस है मार्क्ड इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी व्हेन। आगे आप इन तीनों में से कोई सा सेंटेंस लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ये सारे ही लिखें, ये तीनों सेंटेंस में से कुछ भी लिख सकते हैं। मार्क्ड इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी व्हेन इम्प्रेस्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। यानी जो बाहर से एनर्जी देने वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करे। या व्हेन द या ये सेंटेंस नहीं लिखना, अगर ये वाला सेंटेंस नहीं लिखना तो इसकी जगह ये रेड वाला सेंटेंस लिख लें, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स या फोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये नहीं लिखना तो यूं लिख लें, when driver's frequency matches with the natural frequency of the system or driven। ठीक है ना? रेजोनेंस क्या होती है? जब एनर्जी देने वाला और एनर्जी देने वाला दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो रेजोनेंस होती है और बहुत परफेक्ट जो है वो एम्पलीट्यूड बिल्डअप होता है। और आपने भी देखा कि पेंडुलम्स जो हैं वो एनर्जी किसी से तभी एब्जॉर्ब करते हैं जब उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती हो। ये एक और वीडियो आपको दिखाता हूं दूसरे पेंडुलम। अब ये देखें, इसमें भी बहुत सारे पेंडुलम्स हैं।
ये आपको पेंडुलम नजर आ रहे हैं सारे के नहीं? बहुत सारे ये वो वॉशर्स हैं जो धागे के साथ बांधे गए हैं। जी ये आपको नजर आ रही है वीडियो के नहीं? नजर आ रही है सर। अब इसमें भी देखें, उसने इसको डिस्प्लेस किया, ये देखें, इसे डिस्प्लेस किया, इसको डिस्प्लेस किया, और उसकी वजह से ये बाकियों ने उसकी एनर्जी पिक नहीं की, सिर्फ इसने पिक की है। और इसने वाइब्रेट, जो एक्सपेरिमेंटर था उसने सिर्फ इसको छेड़ा, ठीक है ना, इसकी एनर्जी यहां इस थ्रेड में ट्रांसफर हुई है, और उसने इंपल्सिव फोर्सेस लगाना शुरू किए हैं इन सारों के ऊपर। लेकिन सिर्फ इसको फर्क पड़ा है, क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ के बराबर थी। अब देखें, वो इस पेंडुलम को हिलाता है, इस पेंडुलम की लेंथ जो है वो इस पेंडुलम से के बराबर है और इसके बराबर है। तो आप देखेंगे कि इसका इंपैक्ट सिर्फ इन पर और इस पर जाएगा, और बाकी पेंडुलम वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। इसे कहते हैं रेजोनेंस। इसका मतलब है कि जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो किसी ऐसे सिस्टम से एनर्जी एक्सेप्ट करती है जो उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हो जिस पे वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे इसको जब वाइब्रेट करेगा, इसकी एनर्जी इनको नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत मिल जरूर रही है लेकिन बहुत कम। इसका मतलब है कि बाकी सारे पेंडुलम इसे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके टाइम पीरियड वो वाइब्रेट जरूर करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन परफेक्टली नहीं कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। तो जब उसको मामूली सी उनमें वाइब्रेशन जरूर है लेकिन परफेक्ट वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है। परफेक्ट वाइब्रेशन तभी होती है जब लेंथ बराबर हो। अब देखें, ये इसकी वजह से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, लेकिन बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड से आप किसी पेंडुलम को वाइब्रेट करता नहीं देखेंगे। इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि इसकी लेंथ का कोई पेंडुलम वहां मौजूद नहीं। ये वाइब्रेट बाकी कर जरूर रहे हैं लेकिन थोड़े एम्पलीट्यूड के साथ, ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं जी, वापस आ जाएं। अब आए, मैं आपके सामने आपको एक चीज बताता हूं, एक चीज आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। ये देखें, फर्ज करें कि ये बेटा एक ऊपर छत है, ये इसके साथ एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 कह लें हम। ये इसके साथ एक मास अटैच है, ठीक है कि नहीं। वैसे मास उसने जो एक्सपेरिमेंट में किया हुआ है वो लगा देते हैं, जो अभी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा उसमें उसने ये काम किया। उसने यह एक वॉशर लगाई हुई है, इस वॉशर के साथ नीचे एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ नीचे उसने एक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर कनेक्ट किया हुआ है, ये उसका हुक है। ये हुक अप एंड डाउन मूव करता है। इस हुक के साथ जब ये स्प्रिंग कनेक्ट हो जाता है तो इस हुक के अप एंड डाउन मूव करने से पूछें क्या होता है, इससे एनर्जी इधर ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। अब ये ड्राइवर है और ये पूरा सिस्टम यहां तक ड्रिवन है। ये क्या है? ये ड्राइवर है, ये पूरा सिस्टम यहां से ड्रिवन है। यहाँ फ्रीक्वेंसी नॉब है, ये नॉब आप एडजस्ट करें तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, और यहां से इसको आप बिजली से चला रहे हैं, ये इसका स्विच है, ठीक है कि नहीं। उसने इसको एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है जिसपे इसकी फ्रीक्वेंसी डिजिटली डिस्प्ले हो रही है। क्या हो रही है? डिजिटल डिस्प्ले हो रही है। अब इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K2 है, ये इस तरह करके जो यूं वाइब्रेट करता है, इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m ओवर K1 प्लस K2। m जो है इसका मास है और K1 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है और K2 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब ये फार्मूला कहां से आएगी, आज का हमारा डिस्कशन नहीं, ठीक है कि नहीं। और इस फ्रीक्वेंसी, इस टाइम पीरियड को 1 ओवर t कह दें तो ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बन जाती है। फर्ज करें इस सारे सेटअप की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 3.3 हर्ट्ज। 3.3 हर्ट्ज इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहां पर आप देखें, उस वीडियो में जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसमें पीछे एक मीटर रूल भी लगा हुआ और यहाँ पर कोई निशान भी है, जिस निशान, और यहाँ 0 है उस मीटर रूल का, तो वो ऊपर और नीचे यूं करके एम्पलीट्यूड भी मेजर हो जाता है उसका जब ये वाली चीज वाइब्रेट करती। अच्छा, शुरू में यहां पर हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइवर। शुरू में उसने इसमें जो फ्रीक्वेंसी सेट की है, लेट अस सपोज वो सेट की है 2.5 हर्ट्ज। अब इस पे 2.5 हर्ट्ज सेट कर दी तो ये सिस्टम वाइब्रेट करना शुरू हो गया। अब ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है। 2.5 हर्ट्ज इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती, ये वाइब्रेट कर रहा है मगर वाइब्रेट कर रहा है विद एन एम्पलीट्यूड से 0.5 सेंटीमीटर वाइब्रेट, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, अब उसके बाद देखें, आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, 2.7 कर दें,
अब 2.7 आपने इसकी फ्रीक्वेंसी कर दी, तो ये दोबारा आपने एक्सपेरिमेंट किया तो ये थोड़ा जरा बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। थोड़े बड़े एम्पलीट्यूड से हम कह देते हैं 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद आप सेटअप रोकें, इसकी फ्रीक्वेंसी नॉब से इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करें, 2.9 हर्ट्ज कर दें। 2.9 हर्ट्ज करके इसे ऑन करें। अब आप देखेंगे ये जरा ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, कह लें 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो अब आपने नोट कर ली, यहां पर आप लिख रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द ड्रिवन। यहां पर क्या है जी, एम्पलीट्यूड ऑफ ड्रिवन, और यहां क्या ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइवर। इसमें ड्राइवर कौन है, ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, और ये सिस्टम है पूरा। अच्छा, ये इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें, 3.1 हर्ट्ज कर दें। अब आप देखें इसकी फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ रही है। अब दोबारा आप उसे हिलाएं, वो थोड़ा बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, और आप नोट करें कि उसका एम्पलीट्यूड कितना बड़ा हो गया। यहाँ से आपको पता है ये लेंथ होती है, तो वो आप फर्ज करें 1.1 सेंटीमीटर आ जाता है, ये 1.2 सेंटीमीटर। फिर आप इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करें 3.3 हर्ट्ज पे। ये 3.3 हर्ट्ज इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करता है। आप देखेंगे ये खुशी से पागलों की तरह जंप करेगा, बड़े लार्जेस्ट पॉसिबल एम्पलीट्यूड से मेजर करेगा, ये वाइब्रेट करेगा। इसे कहते हैं रेजोनेंस का होना। और जो ये 3.3 पर आएगा, इसकी फर्ज करें ये 2 सेंटीमीटर या फर्ज करें 3 सेंटीमीटर, बहुत लार्ज इंक्रीज हो जाएगी कदम एम्पलीट्यूड। अच्छा, क्या यही एम्पलीट्यूड रहेगा? नहीं, जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, 3.5 कर देंगे, तो फिर इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। पता चला कि ये अपनी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी पसंद नहीं करता और अपनी फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी भी पसंद नहीं करता, ठीक है ना। इस तरह आपकी एक तबीयत है, आप खाने में नमक अपनी पसंद से कम भी पसंद नहीं करते और अपनी पसंद से ज्यादा भी पसंद नहीं करते। वैसे आप किसी प्लेट में एक चुटकी नमक डालना पसंद करते हैं, तो कोई आधी चुटकी डाले तो आपको तब भी मजा नहीं आएगा, और अगर कोई 2 चुटकियां डाल दे, नमक ज्यादा कर दे, तो आपको तब भी मजा नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको पता, आप चीनी शरबत में खास लेवल की पसंद करते हैं, उससे ज्यादा चीनी भी नहीं पसंद करते, उससे कम चीनी भी नहीं पसंद करते। अब 3.5 हर्ट्ज ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी, अब ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी ड्रिवन से बढ़ गई है, उसका एम्पलीट्यूड दोबारा कम हो जाएगा, से 2 सेंटीमीटर हो गया। अब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएं और कम होता चला जाएगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं और कम होता चला जाएगा। पता चला कि ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी ड्रिवन की फ्रीक्वेंसी से जितनी दूर हो, जितना उन दोनों में गैप हो, उतना कम असर कबूल करता है वाइब्रेटिंग बॉडी। ड्रिवन का असर, ड्राइवर का असर उतना कम कबूल करती है। यहां पर एक बड़ा जबरदस्त ग्राफ शुरू होने लगा है, इसको कहते हैं जी रेजोनेंस रिस्पॉन्स कर्व। रेजोनेंस रिस्पॉन्स कर्व, जहां पर y एक्सिस पर ले लें एम्पलीट्यूड ऑफ द ड्रिवन, और इस तरफ ले लें फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है ना। अब मैं एक बात सुन, देखें ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी 3.3 हर्ट्ज, ठीक है कि नहीं। अच्छा, आप देखें जब ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी यहां कहीं थी, एम्पलीट्यूड कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा था वाइब्रेटिंग ड्रिवन। फिर जब फ्रीक्वेंसी उसकी बड़ी 2.5 हर्ट्ज से 2.7 पर आया, तो उसने जरा ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट किया। फिर जब 2.9 हर्ट्ज पर आया, तो उसने और बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट किया। फिर जब ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी 3.1 पर आई, उसने और बड़े एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट किया। जब ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी ड्रिवन की फ्रीक्वेंसी से मैच की, उसने लार्जेस्ट पॉसिबल एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट किया। फिर जब ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी ड्रिवन की फ्रीक्वेंसी से बढ़ गई, तो एम्पलीट्यूड फिर कम हो गया, और फिर और बढ़ी तो और कम हो गया, और बढ़ी तो और कम हो गया। और अगर इसका ग्राफ को अगर बनाएं, तो ये ग्राफ बनता है। ये ग्राफ आपको ये बात बताता है कि ये बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे सबसे ज्यादा असर कबूल करती है। अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी पर भी एनर्जी नहीं लेती, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से लो एनर्जी पर भी एनर्जी नहीं लेती। और जितना ज्यादा ड्राइवर का ड्रिवन की फ्रीक्वेंसी से डिफरेंस बढ़ता चला जाता है, उतना वो असर दोनों साइडों पे कम होता चला जाता है। आए इसकी वीडियो देखते हैं। ये देखें, पीछे लेकर जी,
आवाज ऊंची मैं चलो ना। अच्छा जी, आप देखें, आप ये चीज देखें कि उसने ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी रखी हुई है 2.06 हर्ट्ज पे, तो वो वाइब्रेट तो कर रहा है लेकिन बहुत स्लो, ठीक है कि नहीं, बल्कि उसने 0.98 से स्टार्ट लिया, अब उसने 1 हर्ट्ज पे रख दी है, तो ये सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है। अब देखें वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, वो आस्ता आस्ता ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जा रहा है, तो ड्रिवन जो है एनर्जी ज्यादा अच्छी एब्जॉर्ब करता है, खुशी से वाइब्रेट कर रहा है। करते करते ये साथ उसने पीछे पेपर पे वो स्केल बनाया हुआ है जहां से वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मेजर कर सकता है। अब ये देखिए वो ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाता चला गया, तो ड्रिवन ने जरा ज्यादा खुशी से वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। अब देखिए 2 हर्ट्ज पर ले आया, तो थोड़ा 1 हर्ट्ज की निस्बत जरा ज्यादा बेहतर अंदाज में वाइब्रेट कर रहा है। इसमें ये ड्राइवर है नीचे लगा हुआ, यहां पर ये ड्राइवर है हुक। अब ये देखें, आपको प्रॉपर वाइब्रेशन इसलिए नजर नहीं आ रही कि वो जो सर करा रहे हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन, वो बार बार फ्रीक्वेंसी नॉब चेंज कर रहे हैं, किसी एक फ्रीक्वेंसी पे रुकते नहीं है। लेकिन आप देखें जो जो फ्रीक्वेंसी करीब आती जा रही है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी ड्रिवन की फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गई, तो वो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो गया। देखिए 3.3 हर्ट्ज पे देखें क्या, जबरदस्त। ये देखें यहां रेजोनेंस शुरू हो गई है, वो बॉडी खुशी से वाइब्रेट कर रही है, उसने एनर्जी ले रही है ऑसिलेटर से। अब बढ़ाएं तो फिर कम होना शुरू हो जाती है। ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो ड्रिवन की एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन दोबारा कम होना शुरू। अब देखिए जितना ज्यादा बढ़ता गया उतना कम और कम, बहुत ज्यादा हाई हो गया तो वो उससे एनर्जी नहीं ले रहा, ठीक है कि देखें 5 हर्ट्ज पर वो ऑलमोस्ट कोई एनर्जी उससे नहीं एक्सेप्ट कर, दोबारा डिक्रीज किया, वापस लेकर आए 3.3 हर्ट्ज पर, तो देखें क्या होता है। ये देखें 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 देखें, ये यहां लाकर उसने रोकी तो मैक्सिमम में रेजोनेंस अकर हो रही है, क्योंकि वो उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर वाइब्रेट कर रहा है। आप देखें निचला स्प्रिंग ऑलमोस्ट फुल कंप्रेस होता है, और गालिबन ऊपर भी अगर वीडियो दिखाता तो वो फुल वो कम हो रही है। ये है जी रेजोनेंस। इसका मतलब है कि 2 स्प्रिंग एंड मास सिस्टम ने ड्राइवर से उस वक्त एनर्जी ली जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी बेटा, इसे कहते हैं रेजोनेंस। अच्छा, आप लोगों को समझ आई ये बात बेटा कि नहीं? आजमेर बेटा समझ आ गई कि नहीं आई? अफजा मुअज्जम, अफजा अहमद, अब्दुर्रहमान, अली रजा, आमना जमाल, अनुषा बतूल, अरीबा, इबाद, राहिम, माहीन अशफाक, सैयद नोमान, सैफ अली साजिद, आमना जमाल, अनुषा बतूल, सबको समझ आ गई बेटा? शाबाश, सब ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं बेटा इसी चीज को आगे। और ये जो ग्राफ आपने भी देखा है, ये जो ग्राफ आपने देखा है, ये देखें यहां पर वाई एक्सिस, इस पर अपने क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइवर, और वाई एक्सिस पर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ड्रिवन। और यहां पर एफ नॉट है, ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रिवन। इस पे आप प्लॉट जो कर रहे हैं वो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइवर प्लॉट कर रहे हैं। ये उसमें एक पॉइंट है कि ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते जब ड्रिवन की फ्रीक्वेंसी के बराबर आई और फिर उससे भी आगे बढ़ गई, तो जब बराबर हुई उस वक्त एम्पलीट्यूड लार्जेस्ट था, फिर जो जो वो उससे आगे बढ़ती गई एम्पलीट्यूड कम होता गया, और जितना वो उससे पीछे थी डिफरेंस ज्यादा था नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, दोनों तरफ का फर्क वो क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द ड्रिवन कम होता गया। और इस ग्राफ को यूं बनाए, इसे कहते हैं रेजोनेंस रिस्पॉन्स कर्व। क्या कहते हैं? रेजोनेंस रिस्पॉन्स कर्व। अभी मैं इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। अब आप देखें कि एग्जांपल्स ऑफ द रेजोनेंस क्या जी बेटा, सबसे मशहूर एग्जांपल ऑफ द रेजोनेंस क्या, ठीक है।
वो मैं बता देता हूँ। फर्ज करें आपको याद है, अब आप तो खैर उस दौर में जब केबल टीवी आता है, पुराने जमाने में हमारे जब हमारा दौर था तो छतों के ऊपर इस तरह के एंटेने लगे हुए होते थे, ठीक है कि नहीं, यूं, ठीक है, छतों के ऊपर एक एंटेना लगा होता था, उससे एक तार नीचे आ रही होती थी, वो हमारे टीवी के साथ कनेक्टेड होती थी, ठीक है कि नहीं। और बाज़ का सिग्नल नहीं आता था तो हम छत पे चढ़ के वो एंटेना घुमाते थे, ठीक है कि नहीं। अब होता क्या है बेटा, होता ये है कि इसके ऊपर ये एक सिग्नल आ रहा है, ये रेडियो स्टेशन 1 का या टीवी स्टेशन 1 का सिग्नल आ रहा है, ठीक है कि नहीं। यहाँ से एक और रेडियो सिग्नल आ रहा है इस पे, ये रेडियो स्टेशन 2 या रेडियो सिग्नल 2 या टीवी स्टेशन 2, और यहाँ से कोई और सिग्नल इसके ऊपर गिर रहा है, रेडियो सिग्नल 3 कह लें आप उसको या टीवी स्टेशन 3 कह लें, और भी बहुत सारे सिग्नल इसके ऊपर गिर रहे हैं अल्लम गलम। आपने सुनना है एक खास पर्टिकुलर चैनल, तो आपके इस टीवी के अंदर लगे होते थे ट्यूनिंग सर्किट्स। क्या लगे होते थे? ट्यूनिंग सर्किट्स। उन ट्यूनिंग सर्किट के अंदर होता था इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर क्या है, कैसे काम करता है, ये हमारा डिस्कशन नहीं है, मगर आप टीवी की फ्रीक्वेंसी चेंज करके एक खास फ्रीक्वेंसी सेट कर देते थे, तो फिर क्या होता था, जब उस फ्रीक्वेंसी का रेडियो सिग्नल इस पे गिरता था तो इस एंटेने के फ्री इलेक्ट्रॉन बड़े जोर जोर से वाइब्रेट करते थे और बड़ा लार्ज एसी करंट प्रोड्यूस होता था और वो सिग्नल पिक हो जाता था, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से जो आपका सेल फोन है, इस वक्त आप बैठे हैं, आपके पास एक सेल फोन आपका पड़ा हुआ है, आपके सेल फोन के अंदर एक एंटेना फोल्डेड फॉर्म में पड़ा होता, आपके सेल फोन के अंदर एक एंटेना फोल्डेड फॉर्म में पड़ा होता। किस फॉर्म में? फोल्डेड फॉर्म में। बाज़ का वो इस तरह से ऐसे करके इस तरह भी पड़ा होता है, यानी उसको फोल्ड किया होता है उसको काफी टेक्निक के जरिए। अब अभी इस वक्त आप जहां बैठे हुए हैं, आपके आगे पीछे घरों में बहुत सारे सेल फोन है, ठीक है कि नहीं। अब फर्ज करें आपके पास किसी के पास मोबाइलिंग का कनेक्शन है, तो आपका जो वो है, क्या कहते हैं, जिधर आप रहते हैं, फर्ज करें आप F10 में रहते हैं, आप में से कोई बंदा F10 में भी बैठा हुआ होगा इस वक्त। F10 में मोबाइलिंग का एक टावर है, उसे बेस स्टेशन कहते हैं, वो हर वक्त रेडियो सिग्नल्स इमिट करता रहता है और वो रेडियो सिग्नल्स जो मोबाइलिंग के कनेक्शन होल्डर्स हैं वो पिक करते रहते हैं और हर सेकंड में वो अपने टावर के साथ राब्ते में रहते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें वहां पर F10 में फर्ज करें एक ही घर में 5 दोस्त बैठे हुए, उनके 5 सेल फोन, ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझ आ गई। अब इसको कॉल आई, अब इस मेन टावर को, टावर जिसे बेस स्टेशन कहते हैं, उसको तो नहीं पता ना कि मैंने क्या कहते हैं फलां बंदे के सेल फोन पे वो गिराना है रेडियो सिग्नल, तो वो एक जनरल रेडियो सिग्नल पूरा F10 में फेंकेगा। अब वो F10 में वो रेडियो सिग्नल जब जाएगा तो वो रेडियो सिग्नल इन सब के सेल फोन के एंटेना के फ्री इलेक्ट्रॉनों को वाइब्रेट कराएगा, यानी यहां से जो रेडियो सिग्नल निकलेगा वो रेडियो सिग्नल जाकर इन सब के सेल फोन के एंटेना को के फ्री इलेक्ट्रॉनों को वाइब्रेट कराएगा, मगर उसकी फ्रीक्वेंसी उस सेल फोन वाले को जिसको कॉल एक्चुअली गई है, उसके सेल फोन के अंदर एक ट्यूनिंग सर्किट लगा हुआ है, उस ट्यूनिंग सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी और इस रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैच करती होगी, नतीजतन उसके सेल फोन के एंटेना के फ्री इलेक्ट्रॉन लार्जेस्ट पॉसिबल एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे और बाकी चारों के सेल फोन के एंटेना के फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे। एज अ रिजल्ट ये सिग्नल पिक कर लेगा और बाकी सिग्नल पिक नहीं करेंगे। तो पता चला कि दुनिया में जितनी भी वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही है वो रेजोनेंस बेस्ड हो रही है, ठीक है कि नहीं। तो वो अक्सर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, सिचुएशन वेयर रेजोनेंस इज यूजफुल, वो अक्सर आपसे पूछते हैं पेपर में, ये क्वेश्चन काफी दफा पूछा गया है कि वेयर व्हाट आर द सिचुएशंस वेयर रेजोनेंस इज यूजफुल। तो मैं आपको 7 एग्जांपल्स दे रहा हूं, मैं इनमें से जरूरी नहीं कि हर एक को डिटेल से एक्सप्लेन करूं, शायद मैं कुछ जरा सा भी एक्सप्लेन ना करूं, मगर ये है कि आपका वो 1 नंबर का आता आपने लिख देना। पिकिंग ऑफ रेडियो सिग्नल बाय रिसीविंग एंटेना इन ऑल वायरलेस कम्युनिकेशन, इट इंक्लूड्स सिग्नल पिकिंग ऑफ सेल फोन, टीवी, वायरलेस एंड रेडियो। उसमें क्या है कि आपके सेल फोन में एक ट्यूनिंग सर्किट होता है, उस ट्यूनिंग सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर होता है,
उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपने कोई खास रेडियो सिग्नल पिक करना हो तो आप अपने सेल फोन के आपके अंदर ही अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी उस खास रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। कैसे मैच करती है ये हमारा डिस्कशन नहीं है, क्योंकि हम रेडियो कम्युनिकेशन नहीं पढ़ रहे। एक दफा मैं ना टेली कम्युनिकेशन पढ़ा रहा था तो क्लास में बड़े ज़हीन बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, मैंने उनके सवालों के जवाब देना शुरू कर दिए, तो नतीजतन वो बात मतलब इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग के बड़े आखिर तक चली गई। यहाँ तक चली गई कि मुझे फिर वो यू फोन में मेरे एक दोस्त है, उनसे फोन करके उनके सवालों के जवाब लेने पड़े। इतने टेक्निकल सवाल उन्हें पूछना शुरू कर दिए, और वो जो टेलीकम्युनिकेशन का चैप्टर था जो वैसे उसको 5 या 6 दिन में खत्म हो जाना था, वो 20 दिन लग गए। वो बच्चे भी बड़े शौक से लगे रहे जनाब, एक एक चीज जान ही ना छोड़ी। उन्होंने कहा कि जी ये चीज कैसे होती है, ये चीज कैसे होती है। तो 12 सिंपल सी लॉजिक है, आपने ये इस इंग्लिश से ज्यादा नहीं कुछ लिखना। आपने कहना है, वो जब पेपर में आपसे पूछे गिव एन एग्जांपल, 1 नंबर की वो पूछता है वेयर रेजोनेंस इज यूजफुल, आपने लिख देना है कि जी किसी भी सेल फोन के एंटेने पे बेशुमार रेडियो सिग्नल गिरते हैं, वो सारे रेडियो सिग्नल उसके सेल फोन के एंटेने के फ्री इलेक्ट्रॉनों को वाइब्रेट कराते हैं। उनमें से वो फ्रीक्वेंसी जिस पे वो ट्यून अप हुआ होता है, यानी उस सेल फोन की इंटरनल फ्रीक्वेंसी और उस रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है तो उस फ्रीक्वेंसी से क्या होता है कि उसके सेल फोन के एंटेना के फ्री इलेक्ट्रॉन लार्जेस्ट पॉसिबल एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं और उस सिग्नल को पिक कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो उनकी मर्जी का रेडियो सिग्नल होता है उस पे हाईएस्ट करंट्स जनरेट होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल पिक कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये वो एक यूजफुल फिनोमिनन है जिसके जरिए रेजोनेंस जहां यूजफुल है। ठीक है कि नहीं? उसके अलावा अब अगली बात मैं आपसे करता हूं, मेरा ख्याल है क्लास अब खत्म होने वाली है, इंशाल्लाह ताला इस मौजू को कल हम लेके चलेंगे। ठीक है कि नहीं? यहाँ हम रोक देते हैं बेटा। ओके बेटा, कल इंशाल्लाह इस मौजू पे गुफ्तगू जारी रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़ सर। तो आपने कुछ पूछना तो नहीं किसी ने? ठीक है जी बेटा। हेलो सर, ये क्या स्कैन करके? जी मैं नोट्स भेज रहा हूँ बेटा, मैं नोट्स भेज रहा हूँ। सर जी जी सर मैंने व्हाट्सएप पे आपको एक वीडियो भेजी है रेजिडेंस के रिलेटेड। अच्छा मैं देखता हूँ बेटा, अगर मुझे बहुत पसंद आई तो मैं सबके साथ शेयर भी करूंगा। ठीक है सर, इसीलिए भेजी मैंने, देख लेगा। ठीक है, ठीक। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुल रहमान इसरार कौन है बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा, याद है, याद आ गया सर। बेटा मुझे अब थोड़ा तारफ कराओ ना जरा, आप सही तरह आपके से। पुराने शागिर्द हैं हम सर। अच्छा 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 अच्छा, अब्दुल रहमान इसरार, वो जो हाँ मेरा स्टूडेंट जिनके अब्बू शिफा में हाँ, होते हैं। बिल्कुल सर अच्छा, सर। तो दोबारा स्कूल में तुमने एडमिशन ले लिया क्या? नहीं नहीं, वैसे ना वो आपके एक स्टूडेंट ने बताया ना कि हम सर इरफान की फिजिक्स क्लास ले रहे हैं। मैंने कहा हम्म, सर फारे हो जाना तो मुझे भी ऐड कर दो, मैं सर के पूछ लेता हूँ। ठीक। और सब खैर खैरियत है? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए क्या हाल अल्लाह आपका? की अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की मेहरबानी, उसकी बड़ी शफकत है, उसकी अनायत है, उसकी पर्दा पोशी, रोज के रोज उसकी माफी है। और तुम ठीक हो? अल्लाह का और शुक्र सर, आप क्या सुनाए। काम क्या रहे हो? मैं खुद डेंटिस्ट्री कर रहा हूँ सर, पेशावर से। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाक सर। तुम्हें इसमें बड़ी कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह पाक इसमें तुम्हें बड़ी बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह सर, बस दुआ की इंशाल्लाह सर। अल्लाह पाक बड़ी। और अब्बू की तबीयत कैसी है अब्बू की? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सारे he's doing well अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ना अक्सर मुझे याद आ जाती है ना, तो मैं आपके ये याया, अगर आप जानते ना, तो इससे मेरे हाँ एक दिन बात हो रही थी। ये हाँ हाँ बता रहा था, मैं इसको बता रहा था ना कि अगर आप फिजिक्स लेना है अपना बीएमआई में, तो मैंने कहा सर इरफान है, हमने हम्म, पढ़े उनसे, आप हम्म, उन्हीं से लेना। तो अच्छा उसने कहा अच्छा। कि नहीं, हम वही